हुआ घमासान। मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। दिग्गज हुए हैरान। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं। कांग्रेस हुई परेशान। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2024 के चुनावों के पहले वार्म अप मैचेस की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी से ही चुनावी सुगबुगाहट आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। इन तीनों राज्यों में शीर्षस्थ नेता दोनों ही पार्टियों के, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा आमने सामने का मुकाबला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राहुल गांधी को भी आप पहुंचते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस साल पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कितने दौरे किए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक पीएम मोदी का 7 दौरा हो चुका है, वहीं राजस्थान में आज पीएम मोदी का बीते दिन जो दौरा था वो 6ठा दौरा था। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से ताकत झोंक रहे हैं। और सवाल ये उठता है इसी के साथ कि क्या बीजेपी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के ही चेहरे में इन राज्यों में चुनाव में जा रही है। और जब सीटों का ऐलान हुआ और कई केंद्रीय मंत्रियों का उसमें नाम हो गया, तब भी ये चर्चा उफान पर आ गई कि क्या एक बार फिर जो पहले मुख्यमंत्री थे उनकी कुर्सी पर सवाल या निशान है। क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर इस बार चुनाव भाजपा लड़ेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। भोपाल में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी गारंटी दे रहे थे, तब सामने बैठे कार्यकर्ताओं के हाथों में जो पोस्टर लहरा रहा था, उस पर लिखा था एमपी के मन में मोदी। तो क्या पीएम मोदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता दिलाने की गारंटी ली है? याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो क्या मोदी की गारंटी में मूर्त रूप देने के लिए ही बीजेपी ने उन सांसदों, मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है, जिनके कंधों पर चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी थी? अब बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को ही लीजिए, वो भजन प्रेमी। लेकिन जब से पार्टी ने इंदौर वन से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया है, उनके सुर, ताल और लय बिगड़े बिगड़े लग रहे हैं। दिल उखड़ा उखड़ा सा दिख रहा है, जोश ठंडा और जज्बा ढीला दिख रहा है। लगता है बड़े बेमन से चुनाव लड़ने को तैयार हुए। अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। विजयवर्गीय की साफ गोई की दाद देनी चाहिए। दिल में जो था वो सब कह दिया, कुछ भी छिपाया नहीं, मन की बात बता दी। दिल नहीं मान रहा, लेकिन जीतना भी जरूरी है, वरना बही खाता और खराब हो जाएगा। पार्टी के नेताओं को मालूम है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कहें तो क्या कहें। और बड़े और छोटा भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं, सभी कार्यकर्ता का भाव लिए रहते हैं हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी और हम भी। पार्टी जो काम देती है उसको सहर्ष करते हैं।
कृषि कानूनों को डील कीजिए तोमर साहब। आप चुनाव हार चुके हैं, हताश हैं, निराश है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से अपने नाकारा और निकम्मे सांसदों को वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज रही है। सबकी जमानत जब्त होगी। कैलाश विजयवर्गीय जैसा हाल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी है। मन बेचैन है, कुछ समझ नहीं पा रहे, लिहाजा ठीक से मीडिया को समझा भी नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। आपको अंदाजा स्वाभाविक रूप से हम लोगों को तो अंदाजा था ही। अच्छा, लेकिन पार्टी तो बात करती है ना, ऐसे थोड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी और भी लोग हैं क्या, कुछ केंद्रीय मंत्री और भी आ सकते हैं? थोड़ा आगे देखो। तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी दिग्गजों के भरोसे है? अगर ऐसा है तो क्या अगली लिस्ट में दूसरे मंत्रियों का भी नाम आएगा? जब ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं। जो कह रहे हैं भाई मैं तो सक्रिय राजनीति से हिस्सा नहीं ले रहा, तो विजयवर्गीय जी को इसलिए उतारा गया है, तो इसीलिए एक शर्मनाक हार को बचाने के लिए नहीं, हार शर्मनाक न रह जाए, इसलिए ये सब उतारे जा रहे। अभी तक शिवराज सिंह चौहान सीन से गायब। ना तो अभी तक उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है और न ही किसी सभा में उनके नेतृत्व की बात हो रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के। मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार से बीजेपी सत्ता में, 5वीं बार चुनौती काफी बड़ी है। क्या उस चुनौती की काट के लिए बीजेपी मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे पर भरोसा कर रही है? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं। राशिद किदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय आलोक जी, तमाम विपक्षी पार्टियां और आपकी पार्टी के भी कई लोग, ऐसा लगता है कि फिर इन राज्यों के चुनाव नरेंद्र मोदी के ही, प्रधानमंत्री के ही चेहरे पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? क्या आप लोग खुलकर सीएम चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या वहां पर वसुंधरा जी को या किसी और को राजस्थान में प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या एक बार फिर राज्यों के चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसे है? अजय जी। मुझे लगा आप छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर लेती, तेलंगाना का भी कर लेती कि वहां भी चेहरा नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अरे हमारे तो सबसे बड़े चेहरे हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी ही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की आज से बड़ी पार्टी नहीं रही है। जब भी हमारे दल से प्रधानमंत्री हुआ है तो सर्वमान्य नेता वही होता है और उसी के चेहरे पे, उसी की नीतियों पे पूरी पार्टी चलती है। बाकी सिर्फ चीज सेकेंडरी होती है। हमारा नेता में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है और हर चुनाव को हम एक अपनी रणनीति के तहत लड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पदों की कोई महत्वता नहीं होती है। हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता होता है और पार्टी के हिसाब से चलता है। पार्टी जहां से निर्णय लेती है वहां से चुनाव लड़ता है। हमारे संसदीय बोर्ड की एक अलग परंपरा है जो तमाम पहलुओं पे, तमाम मुद्दों पे, वहां के लोकल कंडीशंस को देखते हुए वो तय करती है कि यहां से कौन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा जो जनता की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरे। उसके उस हिसाब से उम्मीदवारी तय होती है। उसी रणनीति के तहत आज केंद्रीय मंत्रियों को भी, सांसदों को भी उतारा गया। आप याद कीजिए, त्रिपुरा के चुनाव में हमने भौमिक मैडम को उतारा था। वो उस वक्त सिटिंग यूनियन मिनिस्टर थी, भारी मतों से जीती। वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। उसी रणनीति के तहत अगर मध्य प्रदेश में आज हमने ये काम किया है और नरेंद्र मोदी जी
आपने बोला नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अरे ताकत क्या झोंकना है भाई, चुनाव आ रहा है, प्रचार करना है, प्रधानमंत्री जी को वैसे भी देश का भ्रमण करना होता है, तो इसी बहाने अगर मोदी जी 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश चले ही गए तो क्या, वो तो राष्ट्र के प्रति एक सेवा है जिसके प्रति वो समर्पित है। वो बार बार कहते हैं कि मैंने अपना जीवन खपाया है, जब तक जीवन रहेगा तब तक खपाते रहूंगा। अभी तो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे 30 तारीख को, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे, 3 तारीख को फिर छत्तीसगढ़ जाएंगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसपे भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता समझ के लगा रहता है। और निस्संदेह प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं और जिनको जनता का समर्थन प्राप्त है तो वो आगे क्यों न जाए। Always, a leader always leads from the front, and that's what Mr. नरेंद्र मोदी is doing. ठीक है सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं निसंदेह प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं और इसीलिए हम चुनाव में उनके साथ जा रहे हैं। राहुल गांधी भी तमाम राज्यों में, इन्हीं राज्यों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या फर्क है दोनों की रणनीति में? सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि भाजपा के प्रवक्ता ने यह स्वीकार लिया कि जनता के टैक्स पेयर के पैसे पर मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी अभी ये स्वीकारा कि बिल्कुल चुनाव प्रचार करना उनका काम है, वो चुनाव प्रचार करेंगे, तो उसको प्लीज सरकारी खर्चे पे मत कीजिए ना, पार्टी के फंड से पैसा लगाइए, पार्टी के फंड से प्रोग्राम कीजिए, प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरा कराइए ना। प्रधानमंत्री जी का एडमिनिस्ट्रेटिव दौरा क्यों कराया जा रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, और अंजना जी ये बात मैं थोड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूँ, हिमाचल में भी मोदी जी का चेहरा था, कर्नाटक में भी मोदी जी का चेहरा था, लेकिन मोदी जी का चेहरा लोगों ने नकार दिया, लोगों ने कहा नहीं, यहाँ की बात, यहाँ के मुद्दों की बात, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हिमाचल आपका करता या आपकी नाचबाजी करवाएगा कर्नाटक में। लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आपका समाधान पर, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में थे, 51 मिनट बोले, 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। ये डर हमें अच्छा लगा देखकर, क्योंकि जनता का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी भूल गए कि 19 साल से उनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और उस सरकार की एक स्कीम के बारे में बात करना उनके लिए कबूल नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी बैठे रहे, उनका एक नाम भी नहीं लिया। आप राजस्थान जाते हैं, सरकार को कोसना शुरू करते, इसी सरकार को आपने कोविड में कहा था सबसे बढ़िया काम किया। अरे आपकी एक सरकार बता दे 5 साल में किसी ने 260 कॉलेजेस खोले हो, जो राजस्थान की सरकार ने खोल के दिखाया। एक सरकार चिरंजीवी योजना जैसी योजना बता दे, नहीं बता पाएगी। कमलनाथ जी ने कुछ महीनों की सरकार चलाई थी, 15 महीनों, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 6 लाख रोजगार दिया था युवाओं को, उसके बारे में चर्चा नहीं है। तो मैं 2 बातें कहूंगी और ये बहस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का नतीजा है कि उनको लोगों को उतारना पड़ रहा है मैदान में, केंद्रीय मंत्री को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, और ये चेहरा नकारा जा चुका है हिमाचल और कर्नाटक दोनों में। और अगर ये चेहरा सही होता तो वो अपने काम पर वोट मांगते। 18 साल की सरकार चलाने के बाद 44 बार कांग्रेस को याद कर रहे हैं, अच्छा लगा मैं देखकर। मैं अपनी बात अंत करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे में कांस्टेंट एको किसी प्रोग्राम का आ रहा है, अगर आप उसको प्लीज थोड़ा ठीक कर दीजिए। एको की आवाज जा रही है, ठीक कीजिए उनके एको की आवाज, पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगी। हाँ, मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो नकारना शुरू कर दिया लोगों ने। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में गए और अगर 51 मिनट उन्होंने और 18 साल की सरकार की बात नहीं की, तो क्या मतलब है? ये घबराहट है। ये 51 मिनट का भाषण मध्य प्रदेश में, लगभग 30 मिनट की, ठीक है, 2020 बैटिंग उन्होंने राजस्थान में भी की। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो सीधा ये प्रश्न पूछ रही हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी का ही 44 बार नाम लेना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी को जंग लगा हुआ लोहा कहना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल्स है, एनजीओस के साथ काम करती है, नड्डा जी कह चुके हैं, आपको उन पर प्रहार कर रहा है, सरकार के काम गिनाने को है नहीं आपके पास। अजय जी थोड़ा अच्छा से सुनती ना, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव अब सब कुछ आउटसोर्स कर चुकी है और अब इसे अर्बन नक्सल चला रहे हैं। सुप्रिया जी ने भी कहा, बड़ा घटिया सोच है सुप्रिया जी की कि पार्टी फंड से जाए, टैक्स फंड पेयर के पैसे से कैसे जाते हैं। तो मैं बता दूं अभी कि जहां जहां भी गए हैं वहां सरकारी योजना का, परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किया है, और उसके साथ साथ पार्टी फंक्शन करते हैं। एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, उसके बाद पार्टी के खर्चे से ही भारत सरकार को पे करके जाते हैं। आपकी तरह नेवल फ्लीट लेके लक्षद्वीप में हॉलिडे एंजॉय करने प्रधानमंत्री 9.5 साल में नहीं गए, जो गांधी परिवार जाता था, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने से गांधी परिवार से मोदी जी की तुलना न करें, यह बहुत चीप टाइप का एलिगेशन था जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात,
आज की तारीख में जो आप ये बात कर रही है कमलनाथ जी की 11 महीने की सरकार थी, 11 महीने की सरकार में तो साहब 11 बवंडर मार दिए। इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63,500 करोड़ रुपए के मोबाइल यूजर घोटाला, आज तक याद है, इंक्वायरी चल रही है। इफ्को घोटाला जिससे वो जुड़े हुए हैं, ये कमलनाथ जी का था शायद। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, ये भी कमलनाथ जी का था। रुक जाइए, पूरा अब 25,000 करोड़ के जो कर्ज माफी की थी उसमें कितने घोटाले निकल चुके हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार एक बार नहीं 10 बार बता चुकी है। और 1,178 बोनस के वादों का क्या हुआ, वो भी आजकल लोग पूछ रहे हैं। तो ये बातें भी जनता को बतानी जरूरी है। आज 20 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का राज है। कहां से कहां मध्य प्रदेश पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया। 22,100 करोड़ का बजट होता था जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है। कैसे, कहां से कहां सड़कों की लंबाई में बदलाव हो गया। पर प्रति व्यक्ति आय 21,000 रुपए थी जब बीजेपी की सरकार आई थी 20 साल पहले। आज प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए। कहां है आप? आपने काम की जगह तो सिर्फ घोटाला किया और मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। चाहे आपके करप्शन नाथ हो, चाहे आपके दिग्विजय सिंह जी हो, बवंडर नाथ हो, दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश का भट्टा बैठा दिया। 44,000 किलोमीटर सड़कें थी जब हम आए थे, आज 5.5 लाख किलोमीटर से ऊपर की सड़कें कहां से बन गई? प्रभु, पृथ्वी पे ही बना ना, चांद से तो आके नहीं बनाया गया। तो काम करने की मंशा ये होती है, और ये बात मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। और जहां तक रही बात कि किसकी, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, इसका नाम नहीं लिया, अरे आपके नेताओं का नाम ले रहे हैं ना, क्योंकि सुशोभित करने वाले तो आपके नेता हैं। जनता को तो हमें याद दिलाना है कि देखिए कितने बड़े बड़े महान महान नवरत्न हैं, कि ये लोग आएंगे तो प्रदेश की क्या हालत होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत फोकस्ड बोलते हैं, लंबा फालतू नहीं बोलते हैं। आपके कृत्यों को याद दिलाना हमारा परम आदरणीय कर्तव्य है, वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाओ। जी हाँ, जवाब देने में सबसे पहले मैं कहूंगी, मैंने नहीं कहा था वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रवक्ता ने दम भरा था कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। उस पर मैंने टिप्पणी करी थी कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो अपने पैसे से करिए, टैक्स पेयर पैसे से मत करिए। छोड़िए उस बात को। 18-19 साल से आपकी सरकार है, 8.5 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में। 23 भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, डीमैट घोटाला। 18 साल में 26,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। 29,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 18 साल में 19,000 से आत्महत्या करी और 9 लाख स्टूडेंट्स ने अपना नाम कटवा लिया है। क्या आपकी असमानता है? 18 साल में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है कि किसान के मामले में, किसान की आय के मामले में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर आय गिरी है। बाकी जगह की 27 है, यहाँ पर 30 रुपए प्रतिदिन आए हैं। 88 लाख महिलाओं को उज्ज्वला का दम भर रहे थे मध्य प्रदेश में। 66 लाख को एक सिलेंडर या एक भी सिलेंडर नहीं भरने का मौका मिला है। तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। सुशोभित करना है तो मामा जी की बात कीजिए, मामा जी की योजनाओं की चर्चा कीजिए। अरे हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़, हम जा रहे हैं राजस्थान, हम सीधा ठोककर अपने काम की बात कर रहे हैं, लोगों से फिर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 500 में सिलेंडर दिया, कह रहे हैं हम 25 लाख की चिरंजीवी योजना लाए। छत्तीसगढ़ में हम कह रहे हैं हमने धान की खरीद करी, हमने न्याय योजना लागू करी। आप अपने 18 साल की एक योजना आपको नहीं मिली बात करने के लिए, तो इधर उधर की बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश का काफिला आपने कैसे उठाया और जुगनों का महाकुंभ दोबारा से तैयार मत कराइए। अंजना जी, लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन दिला सकती हूँ, चुनावी सीजन आ गया है, अब प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने लगेंगे। चुनावी सीजन आ गया है, प्रधानमंत्री को असली दिखने लगेगा। चुनावी सीजन आ गया है, शमशान कब्रिस्तान याद आएगा। चुनावी सीजन आ गया याद आएगा। असलियत ये है, अगर ये ना हो तो ये चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से पुनः बात दोहराऊंगी, प्रधानमंत्री के ही अपने चेहरे पर अपना नाम लगाकर, हर पोस्टर पे अपनी तस्वीर चिपकाकर, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक को वोट मांगे। जनता ने वहां आपको जवाब दिया है, ये मत भूलिएगा। मुझे चीफ कहकर, आप मुझे 10 बार चीफ कह दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए। जनता को जो आप झुंझुना पकड़ा रहे हैं, कांग्रेस को गरिया के, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता ने मन बना लिया। ठीक है, चलिए जो अन्य दोनों पत्रकार हैं उन दोनों से पहले एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर अजय जी इसका जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास। विनोद अग्निहोत्री जी, सुप्रिया जी ये कह रही है कि एक बार फिर से आप ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स देखेंगे, ऐसी उम्मीद रखिए। लेकिन दूसरी तरफ से भी तो काट खोजा जा रहा है कास्ट सेंसस का, और यहीं पर अगर आप देखिए तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने कास्ट सेंसस किया हुआ है, सिद्धारमैया ने कर्नाटका में किया हुआ है, लेकिन वो भी आंकड़े नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। लेकिन प्रीएम्प्ट करके
कि कास्ट ही वो धार है जिससे हम काट सकते हैं बहुसंख्यकवाद की बीजेपी की राजनीति को, इसलिए कास्ट सेंसस पर जोर दिया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। छत्तीसगढ़ गए, वहां पर भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन सेंसस का डेटा नहीं रिलीज कर रहे हैं गहलोत साहब। अंजना जी, ये आज से नहीं हो रहा है। ये सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, ये आप याद करिए, जब 1990 में मंडल आया था, वीपी सिंह मंडल लेके आए थे, तो उसकी काट के लिए अडवाणी जी राम रथ यात्रा लेके निकल पड़े थे कमंडल लेकर के। तो मंडल कमंडल की लड़ाई ये तब से शुरू हो गई है और तब से चल रही है। सामाजिक न्याय पर जातियों का ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण, यह राजनीति तो इस देश में पिछले 25, 30, 40 सालों से चल रही है और वही अभी भी चल रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर तमाम सारी हिंदू समाज को एकजुट किया, और जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी दल है, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, उनकी भी तमाम सारी नीतियों के कारण धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हुए, उसकी वजह से भाजपा को और मौका मिला और उन्होंने हिंदुत्व का ध्रुवीकरण किया। और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण में जो पिछड़े वर्गों का वोट था, जो कभी मंडलवादी पार्टियों के साथ था, वो जिस तरह से भाजपा के साथ 2014 से लेकर के 2014 से लेकर 2019 तक और 2022 उत्तर प्रदेश के ओर जुड़ा, तो उसकी काट के लिए अब दूसरा रास्ता जो है, एक मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा और महिला आरक्षण में पिछड़े वर्गों का आरक्षण का मुद्दा, ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। तो जाहिर है जो एक तरफ के ध्रुवीकरण के काट के लिए दूसरा ध्रुवीकरण चलेगा। इसलिए आने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखिएगा कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है तमाम सारे दूसरे मुद्दों की राजनीति पर हावी होती दिखाई पड़ेगी। ठीक है, रशीद साहब आपके पास आते हुए, सीएसडीएस का आंकड़ा यह बताता है कि 2004-2005 में ओबीसी वोट लगभग 25% के आसपास कांग्रेस पार्टी को जाता था, लगभग 23-24 बीजेपी को और 42 से 43% क्षेत्रीय दलों को। वहीं 2019 पहुंचते पहुंचते भाजपा बहुत आगे चली गई, 44%, सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है 44% ओबीसी वोट गया बीजेपी को। वहीं कांग्रेस 15% में सिमट गई और जो क्षेत्रीय दल है वो भी 27 से 30 के बीच में सिमट गए। ये आंकड़ा क्या कहता है? क्या सिर्फ ये कह देना कि हिंदुत्व और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी 14 और 19 जीती, या फिर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा भी उसमें निर्णायक दिखा, अगर हम इन 3 राज्यों के चुनाव को वार्म अप मैच माने 24 के लिए? किदवई साहब। जी अंजना जी, देखिए, आप अगर राजनीति देखें भाजपा की, तो भाजपा ने इस सिलसिले में बहुत ज्यादा मेहनत करी है ग्राउंड के ऊपर भी और 3 राज्यों में भी, कि पिछड़ों का उनको काफी व्यापक समर्थन मिला। और यहीं के ऊपर राहुल गांधी को एक मौका नजर आया कि जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया और उसमें कोटा विद इन कोटा नहीं हुआ और जाति जनगणना पे केंद्र सरकार जो है हिचकिचाहट कर रही है, तो अब राहुल गांधी, देखिए, कांग्रेस का मत अलग था पहले। अगर आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम जो कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव वगैरह देखे तो जाति पे अहमियत नहीं थी। 1980 में इंदिरा गांधी का स्लोगन था कि जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। लेकिन अब कांग्रेस ने उसका अपना एक स्ट्रेटेजी रिवाइज किया जो उनका हक बनता है, और उन्होंने जो है इंडिया अलायंस में, जिसमें कई जाति दलों पर, जाति समीकरणों पर आधारित जो दल है उनके साथ उनका समर्थन है, अलायंस है, और वो उस रणनीति के साथ जा रहे हैं। उनका कैलकुलेशन ये है कि अगर 2-4-5% का भी फर्क मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ पिछड़े वोट बैंक में, तो भाजपा के लिए समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप मध्य प्रदेश में देखें तो वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में भी तकरीबन बराबर हुआ था। कांग्रेस को SC ST के वोट ज्यादा मिलते हैं और भाजपा को पिछड़ों के वोट ज्यादा मिलते हैं। लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि क्या सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण या पीएम मोदी का चेहरा, क्योंकि पीएम मोदी के ही चेहरे पर तीनों राज्यों में चुनाव में जाते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। तेलंगाना का भी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने कहा कि MP और राजस्थान खाली मत गिनिए। ऐसे में क्या सारा का सारा श्रेय सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति को जाता है या फिर पीएम के चेहरे की भी अहमियत रहती है? बीजेपी के बहुत होती है सीएम के चेहरे की, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे की, हिंदुत्व को देखिए, ये एक पैकेज डील होती है जिसमें विकास के भी हमारे मित्र जो बता रहे थे कि भाजपा मध्य प्रदेश में इतनी सारी सड़कें बन गई, इतना विकास हो गया। उसके दूसरे पहलू भी है, दिन में 18 रेप और बलात्कार की घटनाएं होती है, क्राइम में भाजपा में मध्य प्रदेश एक पहले नंबर के ऊपर आता है। तो ये सारी, तो हर राजनीतिक दल जो है उसको एक पैकेज के रूप में पेश करता है। और जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो अंजना, हमें मध्य प्रदेश में समझना चाहिए कि कमलनाथ कोई कम नहीं है।
कमलनाथ ने जो एक अपने आप को भी एक हिंदूवादी नेता के रूप में प्रस्तुत किया और उसमें कामयाब वो तो रहे। हनुमान एक यात्रा जो भी आप निकालते हैं, CSTS का सी वोटर में भी बताया था कि हाँ, उनकी रेटिंग जो है वो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा है, मतलब एक हिंदूवादी नेता के रूप में। तो ये कांग्रेस की वहां पर एक उपलब्धि है कि कांग्रेस ने अपने जमीन पे अपने नेता को इस तरीके से वहां खड़ा किया है कि उसके ऊपर ये बहुसंख्यकवाद के मामले में भाजपा उनसे पार नहीं पा रही है। ठीक है, यही सवाल मैं आपसे अजय जी पूछना चाहती हूँ, क्या मौजूदा लोकप्रियता की रेटिंग्स में शिवराज सिंह चौहान को पीछे, क्योंकि पिछली बार अगर ईमानदारी से बताएं तो फिर तो अजय आलोक जी बीजेपी हारी गई थी ना, कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो तो सिंधिया साहब इधर आए, बाजी पलटी और वो फिर से सीएम बन गए। कुछ लोगों की किस्मत ऐसे ही चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी घटती हुई लोकप्रियता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मतलब एक के बाद एक जब आप शासन में लगातार रहते हैं बहुत ज्यादा होती चली जाती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्या इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा दरकिनार करके मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है? ऐसे ही जब पिछला चुनाव था तो नारे लगते थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। बीजेपी को हरा दिया विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा के जब लोकसभा चुनाव हुए तो सारी की सारी सीटें राजस्थान में बीजेपी को चली गई। क्या यही फैक्टर्स है जिसकी वजह से पीएम के चेहरे को आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अलग अलग रणनीति बनाना, अलग अलग रणनीतियों पर अमल करना, ये हर पार्टी का एक अपना प्रेरोगेटिव होता है, उसमें इतने कयास लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसका ताजा एग्जांपल आपको देता हूं। आपके सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़े, चुनाव खत्म हुए, हमारी जीत हुई, सर्बानंद सोनोवाल जी आगे केंद्र में, हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पद का कोई महत्व नहीं है, पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, संसदीय दल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो वहां की लोकल परिस्थिति और रणनीति को देख के उम्मीदवार देने का तय करता है, उसी के हिसाब से हमने केंद्रीय मंत्री या सांसदों को उतारा है। अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत को हम चुनाव में नहीं झोंके तो क्या हम घर में रखें? हम ऐसे नहीं है कि चुनाव होगा तो हम नहीं जा रहे हैं, भाई हम इस प्रदेश में इस बार मन नहीं है जाने का, तुम लोग देख लो। ये हमारी रणनीति नहीं है। एक एक कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो जाता है, कार्यकर्ता पार्टी लेवल से लेके, प्रवक्ता से लेके, बूथ लेवल तक लेके, पन्ना प्रमुख से लेके एक एक लोग इन्वॉल्व होते हैं। चुनाव हमारे लिए पूजा की तरह है और उसके लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, उसको पूरा डट के लड़ते हैं। मैडम कुछ कृषि बजट के बारे में बोल रही थी, तो थोड़ा मैं मध्य प्रदेश में कृषि बता देता हूं। हमारा कृषि बजट कांग्रेस जब छोड़ के गई तो 6.5 गुना बढ़ा, 1-2 गुना नहीं, 6.5 गुना। इनके समय में गेहूं उठाते थे ये लोग 4.31 मेट्रिक लाख टन, आज हम गेहूं उठाते हैं 70.96 लाख टन। कितने गुने बढ़े? 15 गुना। धान ये उठाते थे 95,000 मेट्रिक टन, हम धान उठाते हैं किसानों से 46.3 लाख मेट्रिक टन। 16% की ग्रोथ रेट लेके, 11 महीने हटा दीजिए करप्शन नाथ के, तो 16% की ग्रोथ रेट लेके मध्य प्रदेश आगे बढ़ा। बड़ा ओबीसी का आजकल गाना चल रहा है ना, ओबीसी। जरा पूछिए जरा अंजना जी इन लोग से कि एसटी, एससी, ओबीसी जिसकी लगभग 64-68% आबादी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए बजट एलोकेटेड था मात्र 1056 करोड़। क्यों? हमने इस 1056 करोड़ को 64,390 करोड़ का बजट किया है इनके लिए। कितने गुने हुए? 64 गुना। ये होता है ओबीसी के बारे में सोचना, एसटी और एससी के बारे में सोचना। हम सिर्फ गाना नहीं गाते हैं, हम सोचते हैं और काम करके दिखाते हैं। हेल्थ बजट 580 करोड़, इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, मात्र 580 करोड़, आज 16,000 करोड़ है। एजुकेशन बजट 2,500 करोड़ भी नहीं था, आज 36,000 करोड़ का एजुकेशन बजट है। कितने मेडिकल कॉलेजेस खुले, कितनी मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश के विकास की गाथा अगर देखनी हो ना तो भोपाल से इंदौर ट्रैवल कीजिए, उज्जैन ट्रैवल कीजिए। जब उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देखेंगे, वो आज तक कोई कांग्रेस जलन के मारे देखने नहीं गया। इनको तो भगवान से नफरत हो जाती है। राम मंदिर देखने नहीं गए, काशी कॉरिडोर नहीं गए, और वहां भी महाकाल भी नहीं गए। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एक डेवलपमेंट मॉडल और डेवलपमेंट जमीन पे उतार के, और जहां तक रही हिंदुत्व तो हमारी विचारधारा है, उससे तो हम अलग जा ही नहीं सकते। उसको आप जो कहिए कि अपने हिंदुत्व की पिच पे खेलेंगे, हिंदुवादी पिच पे खेलेंगे, और वो सुप्रिया जी बोलने लगे कि फिर से पोलराइजेशन होगा, ये होगा। अरे पोलराइजेशन हम कहां करते हैं? पोलराइजेशन करने में तो सबसे ज्यादा आगे आप रहती हैं। अभी संसद में ही लेके 2 सांसद सदस्यों के बीच में वैसा वैसी हुई, अब शब्द बोले गए, उसको जोड़ दिया पूरे मुस्लिम समुदाय से। कौन कर रहा है तुष्टिकरण? आप कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने डेवलपमेंट पिच पे स्ट्रांग हैं और मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता देख के भुगत के समझ चुकी है। और अच्छा हुआ मैं कहूंगा 18 का चुनाव हम लोग हारे और 11 महीने के लिए सत्ता में आए। मध्य प्रदेश की जनता को एहसास हो गया कि कांग्रेस के वापस सत्ता में आने से क्या होता है।
और इसलिए मैं इस बार दावे से आपको कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश हम 150 से ऊपर अकेले जीतेंगे। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और ध्रुवीकरण के मुद्दे पे आपने टोका था, तो कमलनाथ जी तो हनुमान यात्रा से लेकर सब कुछ निकालते रहते हैं वहां पर, उन्हें भी पता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर पीछे छूटे तो एमपी में सत्ता वापसी मुश्किल होगी उनके लिए। हाँ, मैं इस सवाल का जवाब दूं कि पहले कुछ आंकड़े बताए गए, उनकी असलियत बता देती हूँ। 6.5 गुना इन्होंने बढ़ा दिया एग्री बजट, लेकिन 4 राज्यों में किसान की आय कम हुई, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ये जरूर सुनाने की जहमत उठाइएगा। 70 लाख बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। उनके सामने जाकर जो आंकड़े अभी बोले हैं समझाइएगा, वो आपको बताएंगे अपने भविष्य कितने गरताल में। इन्होंने बात करी कि कैसे एसटी, एसटी, ओबीसी यहां पर बहुत अलंकृत है। राज्य में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने सब समाज को शर्मसार कर दिया। भाजपा का नेता एक आदिवासी के सिर पे पेशाब करता हुआ पाया गया। परसों चौराहे पर एक आदिवासी को भाजपा के नेता चप्पलों से पीट रहे थे। ये इनका सशक्तिकरण है आदिवासियों को लेकर। एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ अपराध के मामलों में मेरा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का डेटा है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश की सरकार। 3 लाख से ऊपर पट्टे रद्द कर दिए गए आदिवासियों के, और 68% अत्याचार के मामले बढ़े हैं उनके खिलाफ। आंकड़ों में मत उलझिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी डिफेंड करना। इन्होंने कहा महाकाल, और इस पर मैं आपके सवाल पर आती हूं। महाकाल में हम सबकी श्रद्धा है, हम सब जाते हैं, लेकिन देखकर बड़ा दुख होता है कि 900 करोड़ के जो कॉरिडोर बना, जो मूर्तियां लगाई गई, वो एक आंधी नहीं झेल पाया, और वहां पर भी घोटाला कर लिया गया। वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्ट सरकार ने मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार का काम किया, प्रभु को भी नहीं छोड़ा, और वो मूर्तियां ध्वस्त हो गई। ये देखकर एक हिंदू होने के नाते दुख होता है मुझे। और अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, तो क्या श्री हनुमान पर, श्री राम पर, श्रद्धेय श्री कृष्ण पर या किसी भी भगवान पर भाजपा की बपौती है क्या? भाई हम भी हिंदू हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम इनकी तरह दूसरे को मारकर अपना धर्म आगे नहीं बढ़ाते। हमारा मानना है कि हमारा धर्म सर्वधर्म समभाव सिखाता है। हम अपने धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हैं। हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ जी, उन्होंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है हनुमान जी की, वो उनकी श्रद्धा की बात है। इसमें क्या गलत है? क्या मोनोपोली है? क्या बपौती है क्या भाजपा की कि वही प्रार्थना कर सकते हैं ओपनली और बाकी लोग नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा है? ये कहीं पर लिख कर आया है क्या? जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया? ऐसा तो नहीं है। और एक बात आपको और बताती हूँ, गलती में ज्यादा बोल गए, सदन की बात करके। अगर मेरे लिए कोई मंदिर हर इबादत की जगह से बड़ा है तो वो भारत का सदन है, क्योंकि भारत का सदन 140 करोड़ के इस देश का प्रतिबिंब है। वहां पर हम सब चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और उस सदन में जिसकी पूजा होनी चाहिए, जहां पर लोकतंत्र की उपासना होनी चाहिए, वहां पर अगर एक सांसद दूसरे को धर्म के आधार पर इतनी भद्दी बातें कहेगा जो सड़क पर लड़ाई करते हुए 2 लड़के ना कहें, मैं मानती हूं कि वो गलत था और आपको भी माफी मांगनी चाहिए उसके लिए। ये तुष्टीकरण नहीं है, ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करना है। हत्यारे आप हैं, हत्या का काम आप कर रहे हैं लोकतंत्र। अजय आलोक, तीनों बिंदु पर आपका जवाब। ठीक है, करने का काम आप। ऐसा है, ठीक है, तीनों बिंदु पर आपका जवाब अजय जी। ठीक है सुप्रिया। ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है अंजना जी कि मंदिर कैसे हिंदू हैं ये लोग। ये अभी बताया सुप्रिया श्रीनेत जी ने कि मंदिर में भी इबादत करते हैं, तो मंदिर में इबादत करने वाले हिंदू हैं, हम तो मंदिर में पूजा करते हैं। संसद की कितनी इनको इज्जत है, ये जयराम रमेश जी के बयान से और बाकियों के बयान से समझ में आ गया था, जब उन्होंने कहा था कि नई संसद का उपयोग हम दूसरे चीजों के लिए करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे तो। ये तो इनकी संसद की इज्जत है। और तीसरी बात, ये कब से हिंदू हो गए भाई? ये तो सनातन का नाश करने निकले की कसम खाई थी इन्होंने। इनके डीएमके के सहयोगी, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र प्रियंक खड़गे जो मंदिर मंत्री हैं कर्नाटका में, वो तो सनातन का नाश करने की बात करते हैं। हिंदू कब से हो गए? हाँ, राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, ना पितृवंश से ना मातृवंश से, हिंदू है ही नहीं, तो हिंदू की बात क्या करनी है? तो बेकार के पिच पे खेलिए मत हिंदू 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 करके, क्योंकि हिंदुओं को अपमान करने का तो ठेका आप ही ने लिया हुआ है। आप ही के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष कर्नाटका कहते हैं कि हिंदू शब्द तो इतना खराब है, ऐसी गाली जैसा शब्द लगता है हिंदू। हिंदू और सनातन 2 शब्दों से तो आपको एलर्जी है, तो किस बात की आप बात कर रही हैं? जहां तक रही आपके भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस मैडम पर्यायवाची शब्द है। ये आपके साथ एकदम बिल्कुल पर्यायवाची में चलते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आपके कृत्य करते हैं प्रभु। हमें क्यों बोल रही हैं?
हम तो अपने जब विकास कार्य दिखाते हैं, और विकास कार्य ऐसे वैसे नहीं, हम स्केल और गति के साथ दिखाते हैं कि कितने कम समय में हमने क्या किया, कितने कम समय में 9 साल में हमने भारत को कैसे बदला। भारत को जब बदलने की बात करते हैं तो उसमें हर प्रदेश शामिल होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो बिहार हो। कहीं पे भेदभूत भावपूर्ण काम नहीं करते हैं। अगर हमारी सरकार हो भी चाहे नहीं भी हो, तब भी प्रधानमंत्री जी का देखने का नजरिया वही है, क्योंकि वो जानते हैं देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारा ये नजरिया, इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपकी तरह एक चश्मे में पहन के परिवार के चश्मे से देखने की आदत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, दो चीजें भाजपा को करनी बंद कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दूसरों को हिंदू होने का और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। आप ढोंगी हिंदू हैं क्योंकि आपने राम जन्मभूमि में जमीनों का घोटाला किया, वहां पर मुनाफाखोरी करी, कॉरिडोर तक में 900 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के करे, जिससे कि प्रभु के दरबार में आपने वादा खिलाफी करी और मूर्तियां टूट गई एक पहली आंधी में। आप सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। आप हिंदू धर्म के ढोंगी ठेकेदार मत बनिए, स्वयं ठेकेदार नहीं है। और एक राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट मत दिया करिए। 11 बार से कश्मीर में शहादत हुई है हमारे सैनिकों की, लेकिन प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि और संवेदना का, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, 2021 से कब से शहादत होनी शुरू हुई कश्मीर में, प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक शब्द नहीं। आप राष्ट्रवाद पे मत बोलिएगा। चीन को घर में बिठाकर किसी का नाम नहीं ले सकते। आप राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। आप इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि आप संसद में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करते हैं और यहाँ पर आकर प्रवचन मत दीजिए। आपसे ना राष्ट्रवाद पर ना हमारे धर्म पर प्रवचन चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म बहुत विराट है, जिसको आप जैसी क्षुद्र मानसिकता के लोग समझ ही नहीं सकते। उसका राजनीतिक दुरुपयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। हिंदू धर्म की विराटता को समझने के लिए सभ्य, विराट और दूसरे को आदर देना आना चाहिए, जो आप लोगों के डीएनए में ही नहीं है। बाकी सब तो भूल जाइए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भगवान ही जाने कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। मैं तो आंकड़े दे रही हूँ, 70 लाख बेरोजगार हैं। उन 70 लाख बेरोजगारों के बारे में जब बात करिएगा तब आंकड़ों की बात करेंगे। जब 26,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनकी बात करिएगा तब बात करेंगे। 29,000 स्कूल बंद हो गए तब बात करेंगे। और एक अंतिम बात कह के अपनी बात बंद करती हूँ। आपने जो चोरी से सरकार बनाई थी, हमारी सरकार गिराकर, उसका नतीजा और उसका अपराध बोध आपको अभी पता चलेगा जब लोग आपको निकाल बाहर करेंगे अपनी सरकार से। देखिएगा कि जनता को मत। लेकिन सुप्रिया जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। सुप्रिया जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, और वो ये है कि क्या गठबंधन की मजबूरी ने आपको निशब्द कर दिया है, मुंह सिल दिया है 2 इश्यूज पर। एक महादलित महिला के साथ बिहार में क्या हुआ, उस पर भी उसी तरह से कांड हुआ जैसा एमपी में हुआ। उस पर यूरिन किया गया, उसको मारा गया, जो उसका आरोप है उस महिला का, वहां पर भी यही कांड हुआ। दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह के शब्द का, क्या ये हेट स्पीच नहीं है कि आप किसी सनातन धर्म के बारे में आप उसको डेंगी, मलेरिया कहे, ए राजा उसको HIV कहते हैं। वहां पर भी आप लोगों का वैसा गुस्सा नहीं दिखा जैसा आप लोग अन्य, अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तब दिखाते हैं। नहीं हो सकता मैं आपके शोज पर उस दौरान ना आई। मेरे अंदर बहुत आक्रोश है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल पसंद आया कि मेरे धर्म के बारे में कोई बोले। उनकी क्या मान्यता है उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जिस धर्म को मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो शांति सद्भाव सिखाता है। मेरा धर्म है जहां पर जब तक शांति पाठ ना करो कोई अनुष्ठान ही पूरा नहीं होता। हम तो वनस्पतीय शांति और गृह शांति की बात करते हैं। तो धर्म के नाम पर अगर लड़ाया जाएगा, मैं इसको भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। उनकी कई बात पर भी मुझे बहुत आक्रोश है, मैं उससे बिल्कुल वादा नहीं करती। आपने पर ट्वीट नहीं किया ना, ट्वीट नहीं किया आपने, ट्वीट करके गुस्सा दिखा देती। एब्सोल्युटली किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इसीलिए मैंने कहा हो सकता है मैं आपके शो में ना आई हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये बात सार्वजनिक रूप से। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग नहीं दिखाते, वो अलग बात है, दिखाते तो आपको वाइट मिल जाती। आपने बिहार की उस महिला के बारे में कहा, बिल्कुल आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। कौन है ऐसा जो 76 साल बाद आजादी के एक व्यक्ति की जाति पर उसके ऊपर पेशाब कर सकता है, उसको नग्न कर सकता है? लेकिन कार्यवाही क्या हुई ये बात है। मध्य प्रदेश में 3 महीने तक वो मामला दबा रहा। आज भी मणिपुर की हम बात अगर करते हैं तो सरकार बगले जाती है। वो बच्चों की हत्या की खबर आई, बच्चों को तो बख्श दो भाई। ये कौन नहीं मानेगा, ये कौन नहीं इस पर चर्चा करेगा? इस पर बात करो तो सड़कों की बात करने लगे। अरे आप सड़कें चांद तक पहुंचा दीजिएगा, पहले जनसंख्या को, अपने लोगों को तो बचा लीजिए।
अजय आलोक जी, अजय आलोक जी। नहीं, कितने फर्जी आंकड़े बोलती हैं, आपके धड़धड़ाते हुए बोलती हैं। कॉन्फिडेंट लाई इसी को कहते हैं। मध्य प्रदेश में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है मैडम, और कृषि सिंचाई के लिए 10 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है मैडम। क्या बात कर रही हैं आप? आपने कहा कि अभी 28,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, एब्सोल्युटली झूठ। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 3,000 रुपए हम खर्च कर चुके हैं। सौभाग्य योजना में 9.84 लाख कनेक्शन देके एक घर में बिजली पहुंच चुकी है, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हैं आप? और दूसरी बात, राष्ट्रवाद पे आपको हम सर्टिफिकेट कैसे देंगे? आप तो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं हो। आप तो कहते हो दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं है आपको भारत को लेके। आपके लिए भारत कभी राष्ट्र है ही नहीं, इसीलिए भारत का विकास नहीं किया 65 साल में। हमने जो भी थोड़ा बहुत काम किया, आप ही के काम को गति स्केल इतनी बढ़ा दी कि 9 साल में भारत कहां से कहां पहुंच गया। ये देख के आपके छाती पे सांप लौटता है। तो अगर आपकी छाती पे सांप लौटेगा मैडम, तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं ना। हम इस देश को राष्ट्र मानते हैं, और जो राष्ट्र विरोधी राष्ट्रद्रोही काम करेगा, जैसे वो आपका पादरी कर रहा था ना केरला में राहुल गांधी के साथ, ऐसे लोगों की हम निंदा करते रहेंगे और आपको आईना दिखाते रहेंगे, और देश की जनता आपको देखते रहेगी कैसे से राष्ट्र विरोधी जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के साथ घूम घूम के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार के साथ घूम घूम के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप लोग राष्ट्र मानते ही नहीं हो इस देश को। समस्या यही है। एक छोटा सा जवाब सुप्रिया जी, पीएम ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी आपसे अजय जी, कि अर्बन नक्सल्स कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, और नड्डा जी ने भी देश की संसद में कहा था कि ट्यूटर भी रखते हैं एनजीओ वाले। नड्डा जी का एक काम है जाके पीएम को रिसीव करना एयरपोर्ट पर, वो सबसे अच्छा वो काम करते हैं, उनको वही करना चाहिए। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनके खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उनकी भाषा सुनकर लगता है वो उसी लायक है। आपने यहाँ पर इस व्यक्ति से मुझे बुलवाया गया कि हम राष्ट्र नहीं समझते। इस राष्ट्र के लिए हमने शहादत दी है, और इस राष्ट्र के लिए महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, इस देश के लिए शहादत इसलिए नहीं दी कि आप यहाँ बैठकर। अजय जी मैं आपसे जवाब लूंगी, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं जवाब लूंगी अजय जी प्लीज, मैं आपसे जवाब लूंगी, रुक जाइए प्लीज, बोलिए। इस राष्ट्र की नींव और मिट्टी में हमारा लहू बना है, इस तिरंगे में हमारा लहू है। ये समझ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ना आजादी की लड़ाई लड़ी और ना अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। हम लोगों ने अपने 2 प्रधानमंत्री को शहीद किया। हमें आपसे राष्ट्रवाद की तकरीरें नहीं चाहिए। जाकर गलबैया करेंगे चीन से 20 जवानों की शहादत के बजाय महाबलीपुरम और पता नहीं कहां झूला झूलेंगे, और ये हमें राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क, सिर्फ 2 लाइन अजय आलोक जी, सिर्फ 2 लाइन। राष्ट्रवाद पर सीख देंगे। अरे गजब झूठे लोग हैं ये। सिर्फ 2 लाइन। अगर ये हमें कहती है कि हम चीन से गलबैया कर रहे थे, तो चीन से पैसे का चंदा क्यों लेती है 1.5 करोड़ रुपए? चीन से चंदा लेने वाली पहली पार्टी, एमओयू करने वाली चीन से पहली पार्टी हमें राष्ट्र पर ज्ञान देगी। अरे भारत के टुकड़े कर दिया आपने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना के, प्रधानमंत्री बनने की लालच में सिखों को अलग कर दिया ब्लू स्टार करवा के। क्या बात आप कर रही हैं? देश को हर तोड़ने का मुमकिन काम किया है। कत्ता तिलुगु दिल पे याद है ना, प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया था, उसको को आपने छोड़ दिया। और बताओ, कच्छ को छोड़ दिया आपने 1965 युद्ध जीतने के बावजूद। राष्ट्र के टुकड़े तो आप लोग करते आए हैं। सुप्रिया जी प्लीज लगातार मत बोलिए। नहीं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, 72 से गरीबी हटाओ। चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। हल्ला बोल में आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी राज्यों में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारे तो वही सर्वमान्य नेता हैं, उसी पर आगे बढ़ेंगे। विपक्ष इस पर कह रहा है कि जो नेता राज्यों के हैं उनको पीछे किया जा रहा है।